नमस्कार, दिस इज ए कुमार फिजिक्स क्लासेस। लेक्चर 3 में आपने देखा था कि मैंने आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स के एप्लीकेशन के बारे में बताया था। फिर आपने लेक्चर 3 में ही पढ़ा था कि व्हाट इज द फंडामेंटल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का मूल शर्त क्या है। तो आपने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, विद्युत आवेश के लिए वस्तु का होना जरूरी है। द्रव्यमान के साथ ही हमेशा चार्ज होता है। देयर इज नो मास, वी कैन नॉट इमेजिन इलेक्ट्रिक चार्ज। आज जो हम लोग लेक्चर 4 में करने वाले हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। लेक्चर 4 को आप ध्यान से देखिएगा, लेक्चर 4 और 5 को आप बहुत ही ध्यान से स्टडी कीजिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज आपके दिमाग में हमेशा के लिए चला जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट। डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट, इसके हिंदी हमें नहीं पढ़नी है। डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट याद रखिए, ये एक बहुत ही फेमस वर्ड है जो कि धड़ल्ले से गांव घर सभी जगह यूज होते हैं। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया। तो हम किसी चीज को कब बोलेंगे कि वो डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, साइंस में। तो आइए आज हम लोग डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं। इस दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में हमने रब किया। जब दोनों को हम आपस में घर्षित करेंगे तो आपको पता है घर्षित करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने इन दोनों को बोल दिया भाई आपस में घर्षित हो जाओ, ये घर्षित हो जाएगा। घर्षित करने के लिए हमें अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, हमें वर्क करना पड़ता है। हम अपनी एनर्जी को खर्च करके इसको घर्षित करते हैं। अब ये जो हमने अपनी एनर्जी को खर्च करके इस दोनों को घर्षित किया, वो हमारी एनर्जी कहां गई? बर्बाद हो गई? नहीं, आंसर है एनर्जी कभी बर्बाद नहीं हो सकती। आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि एनर्जी हमेशा संरक्षित रहता है। ये ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही बर्बाद किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। तो हमने जब एनर्जी खर्च करके इसको घर्षित किया, हमने अपनी एनर्जी खर्च की, वो हमारी एनर्जी कहां गई? बर्बाद हो गई? नहीं। तो फिर वो एनर्जी गई कहां? तो सुनिए, एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड इट कांट बी डिस्ट्रॉयड ऑल्सो। इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही बर्बाद किया जा सकता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है। इस अर्थ पर एक पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है, एक स्टोन रखा हुआ है, और अर्थ से कुछ हाइट पर यहां पर एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग का छत है, मकान है h हाइट पर। अब हमने क्या किया, इस पत्थर को बोला भाई तुम छत पर चले जाओ, ये पत्थर आ जाएगा? आंसर है नहीं आएगा। इस पत्थर को छत तक ले जाने के लिए हमें अपनी कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, हमें वर्क करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी खर्च करके इस पत्थर को यहां से उठाकर छत तक ले जाते हैं। ये देखिए, हमने अपनी एनर्जी खर्च की, इस पत्थर को उठाया और ये छत पर लाकर हमने रख दिया। अच्छा एक चीज बताइए, इस पत्थर को यहां से उठाकर छत तक रखने के लिए हमें कितना विस्थापन करना पड़ेगा? आंसर है h विस्थापन। फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? तो सिंपली आप क्लास 11 में पढ़ें। देखिए, अर्थ इस पर नीचे कितना लगा रही है? mg। अब यदि हमें इसको ऊपर ले जाना है तो हमें mg के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी इस वस्तु को उठाने के लिए ऊपर हमें mg फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमने mg फोर्स लगाया और h विस्थापन करके इसको छत पर रख दिया। तो जब, फिर से सुनिए, हमने फोर्स लगाया और विस्थापन हुआ। फोर्स लगना और विस्थापन होना क्या कहलाता है? वर्क। इट मींस हमने वर्क किया है। कितना वर्क किया है? सुनिए, वर्क बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू विस्थापन। अब फोर्स आपने कितना लगाया? mg। विस्थापन कितना आपने किया? h। इट मींस आपने कितना वर्क किया? mgh वर्क किया। तो इस पत्थर को इस जमीन से छत तक उठाकर लाने में हमें mgh वर्क करना पड़ा है।
अब ये जो हमने mgh वर्क किया, हमने जो ये mgh एनर्जी खर्च की, ये mgh एनर्जी कहां गया? बर्बाद हो गया? नहीं, एनर्जी बर्बाद नहीं हो सकती है। फिर ये हमारा mgh एनर्जी गया कहां? तो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा या लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा कि आपके टीचर बोलते हैं या हम लोग बोलते हैं कि ये एनर्जी इस पत्थर में संचित हो गया, स्टोर हो गया। किस रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। इसमें जो एनर्जी स्टोर हुआ दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, यानी जिसको हम स्थितिज ऊर्जा हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया इसमें ऊर्जा संचित हो गया, आपने भी बोला इसमें ऊर्जा संचित हो गया। कैसे माने, विश्वास कैसे करें कि हमने जो mgh वर्क किया है वो एनर्जी इसमें संचित हो गया है? तो सुनिए कैसे विश्वास करेंगे। आपको पता है जिस वस्तु के पास एनर्जी होता है उसके पास कार्य करने की क्षमता होती है, और एनर्जी का डेफिनेशन भी है द कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। यदि वास्तव में हमारी mgh एनर्जी जो हमने खर्च करके पत्थर को यहां से यहां तक लाया और वो एनर्जी वास्तव में इस पत्थर के पास संचित है, यदि पत्थर के पास एनर्जी है तो ये इसके पास कार्य करने की क्षमता होगी। यदि ये हमारा कोई काम कर दे, कार्य कर दे, तो समझेंगे कि हमारी एनर्जी वास्तव में इस पत्थर के पास था। तो सोचिए ये पत्थर हमारा काम करेगा या नहीं करेगा? क्या इस पत्थर के पास कार्य करने की क्षमता होगी? तो देख लेते हैं। यहां पर आप क्या कीजिए, एक टरबाइन लगा दीजिए, और इस टरबाइन को आपने लगा दिया और इस पत्थर को इस छत से क्या कीजिए, गिरा दीजिए। ये पत्थर आएगा, छत से गिरेगा और ये टरबाइन को घुमाएगा। देखिए आया और टरबाइन को घुमाया, टरबाइन घुमा, इसका मतलब कार्य हुआ। इट मीन्स टरबाइन को घुमाने का काम क्या किसने? पत्थर ने। इट मीन्स पत्थर के पास कार्य करने की क्षमता है। इसका मतलब पत्थर के पास एनर्जी था, और वो जो एनर्जी था वो किसका एनर्जी था? हमारा एनर्जी mgh था। पत्थर ने टरबाइन को घुमाया। इसको और आगे बढ़ा सकते हैं आप। अब इस टरबाइन से हमने क्या किया, एक अपना जनरेटर का आर्मेचर कनेक्ट कर दिया। ये देखिए जनरेटर का आर्मेचर है, हम लोग पढ़ेंगे छठा चैप्टर में, 7वां में। ये जनरेटर का आर्मेचर हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये टरबाइन घूम रहा है, जनरेटर का आर्मेचर घूम रहा है, और आपको पता है जब जनरेटर का आर्मेचर घूमता है तो ये हमें विद्युत ऊर्जा बना कर देता है। तो यहां से हमने 2 तार निकाल दिया और उस 2 तार से हमने एक बल्ब लगा दिया। अब यहां पर हमें बल्ब के द्वारा लाइट प्राप्त हो रही है। तो देखिए ये लाइट क्या है? ऊर्जा का रूप है। तो ये जो लाइट एनर्जी हमें मिल रहा है, ये लाइट एनर्जी आया कहां से? आंसर है ये लाइट एनर्जी, ये आपने जो वर्क किया mgh, वही लाइट एनर्जी के रूप में यहां आपको प्राप्त हो रहा है। तो देखिए पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, हमने mgh ऊर्जा खर्च करके पत्थर को छत पर लाया, वो ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ। जब पत्थर को हमने गिराया वो ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुआ। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को साथ मिलाकर हम यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। जब भी कोई वस्तु चलती है, गति रहती है, उसको हम यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे। अब ये गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ, ये स्थितिज ऊर्जा आया, टरबाइन को घुमाया, टरबाइन घुमा, फिर से गतिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा बोल दीजिए। टरबाइन घुमा, यांत्रिक ऊर्जा। फिर टरबाइन ने किसको घुमाया? आर्मेचर को घुमाया, फिर से कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। तो जनरेटर को हमने क्या दिया टरबाइन से? यांत्रिक ऊर्जा। जनरेटर ने हमने क्या बना कर दिया? विद्युत ऊर्जा। तो जनरेटर एक ऐसा मशीन है जिसको आप यांत्रिक ऊर्जा दीजिएगा वो आपको विद्युत ऊर्जा बना कर देगा, और इस विद्युत ऊर्जा को इस बल्ब ने किसमें बदल दिया? लाइट ऊर्जा में बदल दिया। तो सोचिए इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है? आंसर है एक ही चीज हो रहा है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो रहा है। एनर्जी हमारी नहीं बर्बाद हो रही है। जो आपने mgh वर्क किया वो एनर्जी आपको यहाँ लाइट ऊर्जा के रूप में मिल गया। तो एनर्जी, पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो बर्बाद नहीं होता, वो केवल अपना रूप बदलता है, अपना फॉर्म चेंज करता है। अब आपके माइंड में चलता होगा ये लाइट एनर्जी कहां से कहां गया? तो आंसर है ये लाइट एनर्जी, यहां से जब लाइट निकला ये किसी पार्टिकल पर जाकर आपतित हुआ, तो वो पार्टिकल क्या होता है? हीट होता है, गर्म होता है। यानी ये लाइट एनर्जी अल्टीमेटली लास्टली हीट एनर्जी में रेडिएट हो गया, यानी हीट बनकर इस ब्रह्मांड में चला गया, रेडिएट आउट हो गया। तो और वो एनर्जी इस ब्रह्मांड में हीट बनकर रेडिएट आउट होकर इस ब्रह्मांड में है। तो अल्टीमेटली मैक्सिमम जितने भी प्रकार के एनर्जी होते हैं अंतिम में वो हीट एनर्जी में ही जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऊर्जा को हम बर्बाद नहीं कर सकते हैं, उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा कांस्टेंट होता है।
अब थोड़ा अपने टॉपिक पर आइए। हमारा टॉपिक क्या था? हमने दो वस्तु को आपस में घर्षित किया। घर्षित करने के लिए हमने अपनी एनर्जी खर्च की। अब वो जो हमने एनर्जी खर्च किया, वो एनर्जी कहां गया? सोचिए, बर्बाद हो गया? नहीं, अभी आपने देखा एनर्जी बर्बाद नहीं हो सकता है। तो आंसर है, जो आपने एनर्जी खर्च की, उस एनर्जी से ये दोनों वस्तु चार्ज हो गया, यानी आवेशित हो गया। वो एनर्जी अब इसके पास चार्ज के रूप में है, एनर्जी के रूप में संचित है इसके पास। अब कैसे विश्वास करेंगे हमारी वाली एनर्जी इस वस्तु के पास है? आंसर है, यदि ये कार्य करके हमें बता दे, यदि इसके पास कार्य करने की क्षमता होगी, तो समझेंगे कि इसके पास हमारा एनर्जी है, हमारा एनर्जी इसके पास गया। तो हमने क्या किया? इसको कागज के टुकड़े के पास ले गया, ये कागज के टुकड़े को खींच लेता है, यानी इन्होंने कार्य करके बताया। कौन सा कार्य? कागज के टुकड़े को खींचने का कार्य किया। फिर से दोबारा इसको ले जाते हैं कागज के टुकड़े के पास, फिर से इन्होंने कागज को खींचा, इन्होंने फिर से हमें काम करके बताया। फिर तीसरी बार इसको कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं, अब ये कागज के टुकड़े को नहीं खींचता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब जितनी एनर्जी आपने इसको दिया, वो पूरी एनर्जी आपको वापस कर दिया। एनर्जी वापस करने का मतलब ये नहीं कि एनर्जी आपको दे देता है, यानी इन्होंने उतनी एनर्जी का वर्क करके आपको दे दिया, उतना काम आपका ये कर दिया। तो आपने एनर्जी दिया, फिर इन्होंने आपकी एनर्जी को रिटर्न किया काम करके। तो जब हम किसी वस्तु को एनर्जी देते हैं और वो हमें काम करके उस एनर्जी को रिटर्न करता है, तो हम उसी के लिए एक शब्द यूज करते हैं, डिस्चार्ज। तीसरी बार में क्या बोलेंगे? अब ये वस्तु क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। तो मेरे ख्याल से डिस्चार्ज का मतलब आपको समझ आनी चाहिए। डिस्चार्ज किसको कहेंगे? जब किसी वस्तु को हम एनर्जी देकर चार्ज करते हैं और वो वस्तु फिर वो एनर्जी हमें वापस करता है, जिस भी किसी फॉर्म में हो, वो हमें वापस करता है। तो जब वो एनर्जी वापस करता है, इसी एनर्जी वापस करने की प्रक्रिया को हम डिस्चार्ज बोलेंगे। तो डिस्चार्ज आपको समझ आ गया होगा। जब कोई वस्तु चार्ज होती, एनर्जी देकर चार्ज करते हैं किसी वस्तु को और वो हमें अपनी एनर्जी वापस करती है, तो इस एनर्जी वापस करने की प्रक्रिया को हम डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट कहते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सूखे के दिनों में जब हम नायलॉन के कपड़े को खोलते हैं, तो नायलॉन के कपड़े को खोलने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, हमें कुछ काम करना पड़ता है, हमें कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। अब बताएं, हमने जो एनर्जी खर्च की, वो एनर्जी कहां गया? बर्बाद हो गया? नहीं, बर्बाद नहीं हुआ। आपने जो एनर्जी खर्च किया, उस एनर्जी से कपड़े और रोए के बीच, हाथ पर जो रोए होते हैं, शरीर में जो फ्लफी होते हैं, उनके बीच घर्षण हुआ। अब घर्षण से ये जो रोए हैं और वो जो नायलॉन का कपड़ा है, दोनों चार्ज हो गया। अब चार्ज हो गया, तो चार्ज होने के बाद ये क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। और आपको पता है, जब कोई वस्तु डिस्चार्ज होगी तो वो एनर्जी क्या करेगा? वापस करेगा, एनर्जी वापस करेगा। क्या उस समय नायलॉन का कपड़ा और ये जो रोए होता है, वो एनर्जी वापस करता है? आंसर यस, करता है एनर्जी वापस। देखिएगा, अब जब खोलिएगा एनर्जी खर्च करके, तो आपका एनर्जी वहां वापस करेगा। अब देखिएगा, रोए से चट की आवाज आएगी, कपड़े से चट की आवाज आएगी। वो जो चट की आवाज आ रही है, वो क्या है? आंसर वो साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी यानी ध्वनि ऊर्जा है। इट मींस आपने जो एनर्जी खर्च करके उसको चार्ज किया, वो आपकी एनर्जी रिटर्न कर दिया, किसके रूप में? साउंड के रूप में। और जब एनर्जी वापस कर दिया, तो हम क्या कहेंगे? डिस्चार्ज हो गया। यानी उसके बाद वो रोए बैठ जाता है शरीर पर या हाथों पर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एनर्जी वापस कर दिया। एनर्जी वापस कर दिया, वो क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। तो डिस्चार्ज होने का क्या मतलब है? जब किसी वस्तु को एनर्जी देकर चार्ज करेंगे और वो जब एनर्जी वापस करेगी, तो उस प्रक्रिया को हम डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट कहेंगे। और जब वो डिस्चार्ज होगा, तो एनर्जी किसके रूप में वापस करेगा? लाइट के रूप में करेगा, साउंड के रूप में कर सकता है, हीट के रूप में कर सकता है। तो ये हमारा डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट है। ओके, फिर से इसको समझते हैं। इसका सबसे फेमस एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि आप कहीं बाहर जाकर पढ़ रहे हैं, आप दो पार्टनर हैं रूम में, आपने अपने मोबाइल को चार्ज में लगाया, फुल चार्ज करके आपने मोबाइल को बेड पर रख दिया और आप पढ़ने चले गए। आपका पार्टनर क्या किया? मोबाइल खोला, गाना बजा दिया, व्हाट्सएप चला रहा है, बहुत घंटों तक चलाया। आप क्लास करके आए,
जो ही क्लास करके आते हैं और अपने दोस्त को देखते हैं कि वो मोबाइल चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है, गाना सुन रहा है, तो आप बोलते हैं जल्दी मोबाइल रखो डिस्चार्ज हो जाएगा। सोचिए, आप बोलते हैं मोबाइल रखो डिस्चार्ज हो जाएगा। ये डिस्चार्ज शब्द हम कब यूज कर रहे हैं? सोचिए, आपका दोस्त मोबाइल चला रहा था तो वो गाना सुन रहा था, इट मीन्स ध्वनि ऊर्जा उससे निकल रही है। वो डिस्प्ले से व्हाट्सएप चला रहा था तो डिस्प्ले से लाइट निकल रहा था, यानी लाइट ऊर्जा उससे निकल रही है, रेडिएट हो रही है। और जब मोबाइल हम ऑपरेट करते हैं तो वो हीट होता है, गर्म होता है, यानी वहां से हीट एनर्जी भी निकल रही है। यानी जो एनर्जी आपने चार्ज करके उस मोबाइल को दिया था, आपका दोस्त जब मोबाइल यूज करता है तो वही एनर्जी लाइट, साउंड और हीट एनर्जी के रूप में रेडिएट होता है। और आप शब्द क्या यूज करते हैं कि जल्दी मोबाइल रखो, मोबाइल क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी मोबाइल हम तब बोलते हैं डिस्चार्ज हो जाएगा जब उससे एनर्जी निकाला जाता है, जब एनर्जी वो वापस करता है। तो अब तो समझ आ गया होगा डिस्चार्ज किसको कहते हैं। जब किसी वस्तु को हम एनर्जी देंगे और वो हमें अपनी एनर्जी वापस करेगा, तो इस प्रक्रिया को हम डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो जो लोग नए हैं, आप डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट का परिभाषा लिख लीजिए। मैं डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट का परिभाषा लिखा देता हूं, लिखिए। इसकी परिभाषा हम लोग इंग्लिश में ही लिखेंगे, हिंदी परिभाषा इसका भाषा बन नहीं पाता है। ठीक है, तो देखिए, when an object is given electrical energy, when an object is given electrical energy and after that when it returns the energy in different form, this process is called discharge concept. तो हमने सीखा है, मोटा मोटी आप बोल सकते हैं, जब किसी वस्तु को चार्ज करेंगे एनर्जी देकर और वो हमें एनर्जी वापस करेगा कोई ना कोई वर्क करके, तो उस प्रक्रिया को हम डिस्चार्ज कहेंगे। तो ये चीजें हमें समझ आ गया। तो अब यहां से मोटा मोटी आपने दो शब्द सीखा, एनर्जी देकर चार्ज करेंगे, एनर्जी वापस करेगा तो उसको डिस्चार्ज कहेंगे। अब इसका उल्टा सोचिए, हमने चार्ज किया किसी वस्तु को और जब वो डिस्चार्ज होगा तो क्या करेगा? आंसर है, जब वो डिस्चार्ज होगा, ये देखें, या तो हीट, या तो साउंड, या तो लाइट के रूप में हमें एनर्जी वापस करेगा। अब सारी चीजों को भूल जाइए, बस एक चीज याद रखिए, वस्तु को एनर्जी देकर चार्ज करेंगे, वो एनर्जी वापस करेगा, तो उस प्रक्रिया को डिस्चार्ज कहेंगे। इसी को उल्टा कर दीजिए, जब वस्तु को चार्ज करेंगे वो डिस्चार्ज होगा तो एनर्जी वापस करेगा, किसके रूप में? हीट के रूप में, साउंड के रूप में, लाइट के रूप में। इन तीनों फॉर्म में वो एनर्जी वापस करेगा। कब? जब वो डिस्चार्ज होगा। जैसे आप मान लीजिए, इसका और एग्जांपल ले सकते हैं, दो पत्थर को लीजिए और ऐसे कर दीजिए, तो आपने एनर्जी देकर दो पत्थर को घर्षित किया जिससे वो चार्ज हो गया। अब वो चार्ज होने के बाद क्या होगा? डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज होगा तो वो एनर्जी हमें वापस करेगा, किसके रूप में करेगा? तो वहां देखिएगा, वो लाइट के रूप में एनर्जी वापस करेगा, चिंगारी उत्पन्न होती वहां पर, हीट के रूप में करेगा, दोनों पत्थर गर्म भी हो जाएगा थोड़ा, और साउंड के रूप में भी करेगा, क्योंकि जब आप दोनों को टकराओगे, दोनों को घर्षित करोगे तो कुछ आवाज भी वहां पर आएगी। तो जब वो डिस्चार्ज होता है तो एनर्जी वापस कर देता है। तो मेरे ख्याल से डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसका सबसे फेमस एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में आगे बताया गया, बढ़ाया गया। फिर से सुनिए, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा तो एनर्जी वापस करेगा, हीट, साउंड और लाइट के रूप में। फिजिक्स में नियम बनते चले गए, एक्सपेरिमेंट होते चले गए। हमने फिजिक्स में एक और एक्सपेरिमेंट किया, मानवों ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। हमने एक वस्तु को लिया और उसको घर्षित करते चले गए, काफी घर्षित करते चले गए, इसको इतना घर्षित किए, और बहुत घर्षित करने के बाद हमने इसको यहां पर टच किया,
तो जो ही हम टच करते हैं हमें शॉक लगता है, हमें झटका लगता है। देखिए, जो ही हमने टच किया हमें शॉक लगा, तो वहां से एक नियम बन गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश हमें क्या दे सकता है, शॉक भी दे सकता है। छोटा चार्ज नहीं, बहुत बड़ी चार्ज। जब हम वस्तु को घर्षित करते करते या कहीं से बहुत बड़ी मात्रा में चार्ज इकट्ठा कर देंगे और उसको टच करेंगे तो हमें शॉक देगा। छोटी चार्ज नहीं, छोटी चार्ज को तो हमारा शरीर का रेसिस्टेंस जितना अधिक होता है कि उसका सामना वही कर लेता है, रेसिस्टेंस ही कर लेता है। तो छोटी चार्ज हमें शॉक नहीं देता है, बड़ी चार्ज हमें शॉक दे सकता है, लेकिन चार्ज हमें शॉक देगा। ये फिजिक्स में हमने देखा कि चार्ज हमें शॉक दे सकता है। ये कॉन्सेप्ट बना फिजिक्स में। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाकर फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। हमने बरसात के दिनों में क्या देखा कि जो हमारा बादल है वहां से कभी साउंड सुनाई देता है, कभी बिजली, कभी लाइट चमकती हुई दिखाई देती है। अब ये जो साउंड सुनाई देता है जिसको आप थंडर कहते हैं, थंडर, और ये जो बिजली, ये लाइट चमकती हुई दिखाई देती है जिसको आप तड़ित कहते हैं, तड़ित या झंझापत। तो ये जो ठनका, ये जो बिजली है, ये साउंड और लाइट है। अब सोचिए, बादल से हमें साउंड और लाइट मिलती है। ये देखिए, ये एक अजीब चीज है। बादलों से हमें साउंड और लाइट दिखता हुआ या सुनाई देता हुआ प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? बादलों में तो कोई घर है नहीं, बादलों पर तो किसी का घर है नहीं जो वहां से साउंड बजाएगा और हमें साउंड सुनाई देगा। वहां बल्ब जलाएगा, हमें लाइट दिखाई देगा। फिर वहां से साउंड और लाइट एनर्जी बनता कैसे है बादलों में? तो हमने फिजिक्स का वहां पर कॉन्सेप्ट लगाया। क्या कॉन्सेप्ट लगाया? हमें पता है कि जब कोई वस्तु चार्ज होती है और चार्ज होने के बाद वो डिस्चार्ज होती है तो साउंड और लाइट के रूप में एनर्जी वापस करती है। हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया और हमने सोचना शुरू किया, कहीं बादल भी तो चार्ज नहीं होता है, कहीं बादल चार्ज होकर डिस्चार्ज होकर हमें एनर्जी तो वापस नहीं करता है। तो हमने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत टफ था। इसलिए टफ था क्योंकि हम वैसे चीजों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो हमसे बहुत दूर है। बादलों में चार्ज होता है कि नहीं, इस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिर से सुनिए, सेंटेंस थोड़ा नहीं बन रहा है। हमने बरसात के दिनों में देखा कि बादलों से हमें लाइट दिखाई देता है, आवाज सुनाई देता है, थंडर जिसको कहते हैं, बिजली जिसको कहते हैं, लाइट। ऐसा क्यों होता है? वहां तो कोई है नहीं, कोई घर नहीं है, कोई आशियाना नहीं है किसी का, फिर लाइट हमें क्यों दिखाई देता है, हम आवाज हमें क्यों सुनाई देता है? तो हमने फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाया। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट कि जब कोई वस्तु चार्ज होगा और चार्ज होकर डिस्चार्ज होगा तो वो साउंड और लाइट के रूप में एनर्जी वापस करता है। तो बादलों से भी साउंड और लाइट आती है, कहीं वहां भी तो बादल चार्ज होकर डिस्चार्ज तो नहीं होता ना? ऐसा हो सकता है। हमने इस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि बादलों में भी तो कहीं चार्ज नहीं होता, वही चार्ज जो चार्ज हम अर्थ पर अनुभव करते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक दो साइंटिस्ट की मृत्यु भी हो गई थी क्योंकि ये बड़ा टफ एक्सपेरिमेंट था। बाद में एक बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको काइट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। काइट एक्सपेरिमेंट यानी पतंग प्रयोग, इसको हम लोग बोलेंगे। उन्होंने क्या किया, बरसात के दिनों में पतंग उड़ाया और पतंग के नजदीक उन्होंने एक धात्विक चाबी को बांध दिया, एक मेटल को बांध दिया। बरसात के दिनों में पतंग उड़ाया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। बरसात का दिन है, पतंग उड़ रहा है और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के आधार पर उड़ाया पतंग कि कहीं यदि बादल में चार्ज होगा, और हमें पता है कि चार्ज हमें क्या करता है, शॉक देता है। यदि बादल में चार्ज होगा तो हमें जरूर शॉक देगा, यदि बादल में चार्ज नहीं होगा तो हमें शॉक नहीं देगा। तो पतंग उड़ाया गया बरसात के दिनों में बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। पतंग के नजदीक एक धातु का चाबी बांध दिया गया। बिजली चमक रही है, थंडर गरज रहे हैं, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन को शॉक नहीं लग रहा है। अचानक क्या होता है कि बूंदा बूंदी बारिश शुरू हो जाता है। जो ही बूंदा बूंदी बारिश शुरू होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन को एक जोर का झटका लगता है। झटका लगने के बाद
अक्सर लोग दुखी होता है, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन उस समय काफी खुश हुआ था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज की खोज कर ली जो एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ था। उन्होंने खोज कर लिया कि बादलों में भी चार्ज होता है, क्योंकि जब बारिश होना शुरू हुआ, जो चार्ज चाबी पर जमा था, धातु पर जमा था, धागा गीला होने से, धागा में नमी आने से वो चार्ज धागा से होकर बेंजामिन फ्रैंकलिन के हाथ तक आया और उसको शॉक लगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत बड़ी चीज की डिस्कवरी की। उस समय का ये बहुत बड़ा खोज था कि बादलों में भी चार्ज होता है। ओके, लेकिन अब एक चीज और आता है कि बादल में चार्ज कैसे बनता है। तो वो सिंपल सी बात है, आप लोअर क्लास में हमारे टीचर पढ़ाया करते हैं हम लोगों को कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, जो जलाशय होता है, जो तालाब होता है, जो कुआं होता है, उसका पानी बाष्पीकृत होकर वायुमंडल में ऊपर उठ जाता है, और वही पानी बाष्पीकृत होकर जब ऊपर उठता है तो बादल का रूप धारण कर लेता है, बादल का रूप धारण कर लेता है। और वही बादल जब फिर से संघनित होता है तो पानी बूंद बनकर नीचे गिरता है, जिसको अर्थ पर हम लोग बोलते हैं कि बारिश होती है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जनरली बारिश गर्मी के दिनों के बाद ही होती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में जो जलाशय का पानी वो बाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है। ओके, तो वहां पर जब ये बाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है तो बादल का रूप धारण कर लेता है, और जो 3 4 5 चारों तरफ से बादल आकर आपस में टकराता है, घर्षण होता है, तो घर्षण से क्या होता है, आंसर है घर्षण से वो चार्ज होता है। बादल चार्ज हो आया, तेजी से टकराया बहुत सारे बादल, घर्षण हुआ, घर्षण से चार्ज हुआ, और जो वस्तु चार्ज होगा तो वो क्या होगा, डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज होगा तो क्या वापस करेगा, एनर्जी। साउंड और लाइट के रूप में वो क्या करता है, एनर्जी वापस करता है। और जिसको जब वो बादल टकरा कर चार्ज होकर डिस्चार्ज होता है और जब एनर्जी वापस करता है साउंड और लाइट के रूप में, उसी लाइट को हम अर्थ पर कहते हैं बिजली, और उसी साउंड को हम अर्थ पर थंडर कहते हैं, ठनका कहते हैं। तो ये जो बिजली और थंडर, ठनका है, वो वास्तव में क्या है, वास्तव में किस प्रक्रिया का हिस्सा है, आंसर है डिस्चार्ज प्रक्रिया का हिस्सा है। जब बादल टकराकर चार्ज होकर डिस्चार्ज होता है तब हमें ये साउंड और लाइट सुनाई दिखाई देता है। एक्चुअली जब बादल आपस में टकराते हैं, घर्षण होता है, तो उसी समय साउंड भी निकलता है, उसी समय लाइट भी निकलती है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि लाइट हमें पहले दिखाई देती है और साउंड हमें बाद में सुनाई देता है, यानी बिजली पहले चमकती हुई दिखाई देती है और थंडर बाद में सुनाई देता है। ऐसा सिंपल सी बात है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और साउंड की स्पीड बहुत कम होती है, 3200 मीटर पर सेकेंड होती है। इसलिए बिजली चमकती है और पीछे से साउंड आ रहा होता है। तो जब भी हम बिजली चमकते हुए देखते हैं तो आप एक चीज समझिए कि पीछे से जरूर कौन आ रहा होगा, साउंड आ ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोसेस क्या हुआ, बादल में टकराने का, चार्ज होने का प्रोसेस हुआ, डिस्चार्ज होने का प्रोसेस हुआ, और डिस्चार्ज होने में साउंड और लाइट निकलता ही है। तो मेरे ख्याल से आपको डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट बहुत बेटर तरीका से अब समझ आ गया होगा। तो ये हमारा डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। फिर से मैं डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट का एक बार परिभाषा बता देता हूं। जब किसी वस्तु को हम एनर्जी देकर चार्ज करते हैं और वो वस्तु हमें अपनी एनर्जी वापस करता है, साउंड के रूप में, लाइट के रूप में या हीट के रूप में, तो इस प्रक्रिया को हम लोग डिस्चार्ज कहते हैं। बादलों में भी यही प्रक्रिया होती है, डिस्चार्ज की प्रक्रिया, जिसके कारण से अर्थ पर हमें ठंडा और बिजली दिखाई देता है। एक चीज और, ये जो बादलों में चार्ज बनता है, क्या उसको हम संरक्षित कर सकते हैं? आंसर है नहीं कर सकते हैं। अभी तक मानवों ने, हम लोगों ने ऐसा कोई मशीन नहीं बनाया है, ऐसा कोई उपकरण नहीं बनाया है कि बादलों में जो चार्ज बनता है उसको हम संरक्षित करके उसका उपयोग कर ले। बादल में चार्ज बनता है, साउंड और एनर्जी में वो क्या हो जाता है, ये हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, बर्बाद हो जाता है। बर्बाद करने का मतलब कि हम इसका कोई उपयोग नहीं कर लेते, नहीं कर पाते, यूजलेस हो जाते हैं। यदि बादल में जो चार्ज बनता है उसको हम डिस्चार्ज होने से पहले संरक्षित कर ले तो मानव की जो उम्र है वो बहुत बढ़ जाएगी। कहने का मतलब मानव जाति की जो ये सभ्यता है बहुत आगे चली जाएगी, हमें एनर्जी का एक बहुत बड़ा भंडार मिल जाएगा। लेकिन अभी तक हमने ऐसा नहीं किया है। बादल में जो चार्ज बनता है टकराने से वो डिस्चार्ज होता है, और डिस्चार्ज होने से जो ये साउंड और लाइट एनर्जी मिलता है वो यूजलेस हो जाता है, उसका हम कोई उपयोग नहीं करते। क्या इस साउंड से हम क्या कर पाते हैं, जो थंडर हमें सुनाई देता है उसका कुछ कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं।
जो लाइट हमें दिखाई देता है उससे कुछ कर पाते हैं क्या? हम घर में रोशनी बनाते हैं उसका? नहीं कर पाते, ये यूजलेस हो जाता है। तो याद रखिए ये हमारा डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट है। कभी कभी देखते हुएगा कि कभी कभी लोग कहता है ठनका गिरा है। ये जो वास्तव में थंडर गिरा है वो ठनका में कोई पत्थर नहीं गिरता है, वो क्या गिरता है? चार्ज, एनर्जी गिरता है, एनर्जी। ये एनर्जी किसके रूप में? हीट के रूप में गिरता है, लाइट के रूप में, आग के रूप में गिरता है, साउंड के रूप में गिरता है। तो वो एनर्जी गिरता है, और जहां पर गिरता है देखिएगा वो जगह काफी क्षतिग्रस्त हो जाता है, जल जाता है। या आदमी के शरीर पर गिरता है तो आदमी का शरीर झुलस जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जब वो डिस्चार्ज हुआ बादल तो उन्होंने एनर्जी रिलीज की, हीट, साउंड, लाइट, ये एनर्जी रिलीज की, जिसके कारण आदमी का शरीर झुलस जाता है। तो ये सब बायोलॉजी की बात है। अब आइए डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ लिया। अब डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, और वो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने देखा होगा कि चार्ज दो, आपने सुना होगा बचपन में हमें पढ़ाया जाता है कि चार्ज दो प्रकार का होता है। क्यों होता है दो प्रकार का? एक प्रकार का क्यों नहीं होता है? आपने सुना होगा कि चार्ज एक का नाम प्लस, एक का नाम माइनस। तो चार्ज का नाम प्लस और माइनस क्यों रखा गया? दूसरा चीज रख दिया जाता। तभी हम इस चीज को देख रहे हैं। आइए इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। ये हमारा डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट था। देखिए ये लेक्चर नंबर 4 और 5 हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और खास करके लेक्चर नंबर 5 से हमारा मुख्य बिंदु शुरू होगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। जो लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं उनको क्लास में ही लिखना पड़ेगा जब मैं बोलूंगा। यदि आप व्हाट्सएप से जुड़ते हैं तो ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा, और ग्रुप में डालने के बाद आपको पीडीएफ वहां पर दी जाएगी जितना हम लोग लेक्चर दे रहे हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार का क्यों होता है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत नॉलेज होगी। इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार का क्यों होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम प्लस और माइनस क्यों रखा गया, सुनिए। इस पर सबसे पहले प्रयोग किया गया था जॉन फ्रैंकलिन के द्वारा। देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में जो चार्ज होती है उसकी खोज की थी। त्वरित चालक का उन्होंने खोज किया था जो दुनिया में बहुत सारे बिल्डिंग को ध्वस्त होने से बचाते हैं। पहले क्या होता था कि बादलों के कारण दुनिया में बड़े बड़े बादलों से जो चार्ज गिरता था, एनर्जी, बड़े बड़े बिल्डिंग ध्वस्त हो जाते थे। उस चीज को, उस बिल्डिंग को, बड़े बड़े मकान को बचाने के लिए बादलों से, थंडर से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक का आविष्कार किया था। और त्वरित चालक एक ऐसा चालक होता है जो एक न्यूक्लियर चालक होता है, जिसको हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ये आवेश का कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना का मतलब न्यूक्लियर, आवेश का कोरोना डिस्चार्ज। उन्होंने एक त्वरित चालक का निर्माण किया, जो त्वरित चालक क्या करता है कि चार्ज को दूर से ही कैच कर लेता है, दूर से ही वो कैच करके और खुद से होकर अर्थ में भेज देता है। देखिएगा बड़े बड़े मकानों में लगा होता है त्वरित चालक, मकान के ऊपर एक त्रिशूल टाइप का या एक बहुत त्वरित चालक दे दिया जाता है, और उसका कनेक्शन दीवार से होकर अर्थ में कर दिया जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसकी खोज की थी। हम लोग उसको कोरोना डिस्चार्ज में पढ़ेंगे। ओके, आइए हम लोग देखते हैं कि चार्ज प्लस और माइनस क्यों रखा गया, दो प्रकार का क्यों होता है। इस पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था जॉन फ्रैंकलिन के द्वारा। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, सुनिए। ये एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, अभी तक हम क्या सीखे हैं कि दो वस्तु को घर्षित करने पर, किसी वस्तु को घर्षित करने पर वो चार्ज हो जाता है। तो चार्ज उत्पन्न करने के लिए सबसे ज्यादा जो फेमस वस्तु हुआ था, वो दो वस्तु सबसे ज्यादा फेमस हुआ, एक ग्लास का रॉड और एक प्लास्टिक का रॉड। यानी एक कांच का छड़ और एक प्लास्टिक का छड़ चार्ज उत्पन्न करने के लिए सबसे ज्यादा फेमस हुआ था इस दुनिया में। तो हम क्या करते हैं, या जॉन फ्रैंकलिन ने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, एनसीईआरटी में भी होगा एक्सपेरिमेंट, देख लीजिएगा। जॉन फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक प्लास्टिक का रॉड लिया, इसको घर्षित किया, घर्षित करने के बाद ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब इसको उन्होंने यहां पर लटका दिया, ये देखिए, ये प्लास्टिक का रॉड। अब उन्होंने क्या किया, दूसरा प्लास्टिक का रॉड लिया, इसको भी घर्षित किया, ये भी चार्ज हो गया, और इस प्लास्टिक के रॉड को इस पहले वाले प्लास्टिक के रॉड के नजदीक क्या कर देता है, लटका दिया जाता है। ये देखिए,
जो ही दोनों रॉड को एक दूसरे के समीप लटकाया जाता है, हम क्या देखते हैं कि एक अपना मुंह ऊपर करके चला जाता है और एक अपना मुंह नीचे करके चला जाता है। यानी दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करता, यानी दोनों एक दूसरे को विकर्षित करता है। हमें बड़ा आश्चर्य लगा, क्यों? क्योंकि अभी तक हम जानते थे कि जब कोई वस्तु चार्ज होता है तो वो आकर्षित करता है चीजों को, लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को विकर्षित कर रहा है। ठीक है, हमने ऐसा देखा, नेचर में ऐसा होता है। इसको हम प्रयोग नंबर एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, एक ग्लास का रॉड लिया, घर्षित किया और इसको लटका दिया यहाँ पर। ये ग्लास का रॉड है, कांच का छड़ है, घर्षित करके लटका दिया, ये चार्ज हो गया। हमने दूसरा ग्लास का रॉड लिया, इसको भी घर्षित किया, इसको भी चार्ज किया, इसके अंदर भी खींचने की ताकत आ गई। अब इसको हमने इसी ग्लास के रॉड के नजदीक लटका दिया। जो ही लटकाते हैं दोनों ग्लास के रॉड को एक दूसरे के नजदीक, ये फिर से अपना मुंह ऊपर करके चला जाता है, ये नीचे करके आ जाता है, यानी दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करता है। ये भी हमने याद कर लिया कि ऐसा भी हो सकता है। फिर हमने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। तीसरा हमने क्या किया, इस बार एक ग्लास का छड़ लिया और एक प्लास्टिक का छड़ लिया, दोनों को घर्षित करके हमने दोनों को एक दूसरे के नजदीक लटका दिया। ये प्लास्टिक का छड़ और ये ग्लास का छड़, दोनों को हमने घर्षित करके एक दूसरे के नजदीक लटका दिया। अब हम क्या देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करता है, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। अब इस तीनों एक्सपेरिमेंट को देखकर हमें बताइए, चार्ज करता क्या है, आकर्षण या विकर्षण? सोचिए, आंसर है चार्ज आकर्षण भी कर सकता है और विकर्षण भी कर सकता है। तो यहां से हमने एक नियम बनाया। देखिए, ये हमने नहीं किया, नेचर में ऐसा होता है, मानवों ने ऐसा नहीं किया। हम तो चाहते हैं कि केवल आकर्षण ही करे या केवल विकर्षण ही करे, लेकिन हम क्या देखते हैं नेचर में, चार्ज आकर्षण भी कर सकता है और विकर्षण भी कर सकता है। जब चार्ज आकर्षण और विकर्षण दोनों कर सकता है तो यहां से एक चीज स्पष्ट है कि चार्ज एक प्रकार का नहीं होता होगा, चार्ज दो प्रकार का होता होगा। यदि एक प्रकार का होता, या तो केवल आकर्षण ही करता या केवल विकर्षण करता, लेकिन ये आकर्षण भी कर सकता है और विकर्षण भी कर सकता है। इसका मतलब चार्ज दो प्रकार का होता है। तो फिजिक्स में एक नियम बनाया गया कि चार्ज दो प्रकार का होता है। ये देखिए, आकर्षण भी कर सकता है और विकर्षण भी कर सकता है। अच्छा, एक चीज, हम मजबूरन ये बनाना पड़ा हमें कि चार्ज दो प्रकार का होता है, या हमने खुशी से बना लिया? आंसर है, ये हमें मजबूरन बनाना पड़ा। हमें कहने का मतलब मानवों को, ये हमें मजबूरन बनाना पड़ा। वरना साइंस में हम मानव क्या चाहते हैं कि चीजें कम से कम हो, एक ही ऐसा कॉन्सेप्ट हो, एक ही फॉर्मूला से पूरे ब्रह्मांड में होने वाली घटना का हम एक्सप्लेनेशन कर दें। क्लास 11th के फिजिक्स में आपके टीचर पढ़ाए होंगे, जो हमारे यहाँ पढ़े होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा रिडक्शनिज्म। पहला चैप्टर में रिडक्शनिज्म, न्यूनीकरण। फिजिक्स में एक रिडक्शनिज्म सिद्धांत जोड़ा गया है कि हम चाहते हैं कि फिजिक्स में, साइंस में चीजें कम से कम हो और कम से कम चीजों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम वर्णन करते। जैसे गुरुत्वाकर्षण एक ही फॉर्मूला है और पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। मंगल ग्रह पर दो वस्तु रखा हुआ है तो दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है वो आकर्षण ही होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का नेचर क्या होता है, आकर्षण। कहीं भी पानी, दूध, मलाई, आइसक्रीम, कहीं भी दो कण के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो क्या होगा, आकर्षण ही होगा। तो हमें इस चीज से दूर रहते हैं, हमारे दिमाग में इस चीज का टेंशन नहीं होता है कि मंगल ग्रह पर जो दो वस्तु है उसके बीच आकर्षण लगेगा या विकर्षण। क्लियर है, आकर्षण लगेगा। लेकिन यदि हमारे पास दो वस्तु है, दोनों के पास चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। अब हमारा दिमाग सोचेगा आकर्षण लगाएगा या विकर्षण लगाएगा। देखिए, टेंशन बढ़ा या नहीं बढ़ा, क्योंकि चार्ज दोनों करता है, आकर्षण भी करता है और विकर्षण भी करता है। अब हमें आकर्षण का भी फॉर्मूला रखना पड़ेगा और विकर्षण का भी फॉर्मूला रखना पड़ेगा, जबकि हम क्या चाहते हैं कि एक ही प्रकार का चार्ज हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मजबूरन हमें दो प्रकार का इसको बनाना ही पड़ता है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि चार्ज दो प्रकार का होता है। चार्ज दो प्रकार का होता है, पहला चीज। दूसरा चीज, चार्ज आकर्षण कर सकता है या विकर्षण कर सकता है, ये दूसरा चीज। तीसरा चीज क्या, देखिए अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कब आकर्षण करेगा और कब विकर्षण करेगा। तो सुनिए,
आपके सामने क्लियर है। देखिए प्लास्टिक प्लास्टिक एक दूसरे को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। गलास गलास एक दूसरे को धक्का दे रहा है। यानी जब समान प्रकृति का चार्ज होगा, समान चार्ज होगा, प्लास्टिक प्लास्टिक गलास गलास एक दूसरे को धक्का देगा। और यहां देखिए प्लास्टिक और गलास अलग अलग चार्ज है, तो अलग अलग चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां से हमने नियम बनाए 3 नियम। चार्ज 2 प्रकार का होता है। चार्ज आकर्षण भी कर सकता है या विकर्षण भी कर सकता है। समान चार्ज रहेगा तो विकर्षण करेगा, विपरीत चार्ज रहेगा, अलग अलग चार्ज रहेगा तो आकर्षण करेगा। ये 3 नियम हमने बनाया। उसके बाद जब हमने ये बात पता कर लिया कि चार्ज 2 प्रकार का होता है, अब जॉन फ्रैंकलिन को बोला गया कि इस चार्ज का नाम क्या होना चाहिए, नाम क्या होना चाहिए। तो उन्होंने बोला एक का नाम प्लस चार्ज और एक का नाम माइनस चार्ज, यानी एक का नाम धनात्मक चार्ज और एक का नाम ऋणात्मक चार्ज। पूरी दुनिया जॉन फ्रैंकलिन पर हंसने लगा, भाई ये कैसा नाम है। आपने कभी सुना समाज में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम धनात्मक कुमार रख दिया जाता है या ऋणात्मक कुमारी रख दिया जाता है? बड़ा अजीब नाम था। जैसे पहले चीजों का जो नामकरण होता था वो 2 चीजों के आधार पर होता था, या तो साइंटिस्ट के नाम के आधार पर होता था या चीजों के गुणों के आधार पर होता था। जैसे फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन रखा गया इसलिए क्योंकि फोर्स के बारे में सबसे ज्यादा कार्य किसने किया, न्यूटन सर ने किया था। उसी की तरह कार्य के बारे में सबसे ज्यादा काम जूल ने किया था, इसलिए जूल का कार्य का एसआई मात्रक जूल रख दिया गया। उसी तरह ऑक्सीजन का नाम ऑक्सीजन उसके गुण के आधार पर है, हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन उसके गुण के आधार पर है। तो पहले चीजों का नामकरण 2 चीजों के आधार पर होते थे। तो जब जॉन फ्रैंकलिन ने एक चार्ज का नाम प्लस रखा, एक चार्ज का नाम माइनस रखा, तो पूरी दुनिया उस पर हंसने लगा, भाई ये आपने कैसा नाम रख दिया। तो जॉन फ्रैंकलिन ने बोला देखिए ये नाम लॉजिकल है, तर्क संगत नाम है, चार्ज के गुणों के आधार पर यह उसका नाम रखा गया है। यदि हम चार्ज का नाम प्लस और माइनस नहीं रखेंगे तो चार्ज का कॉन्सेप्ट हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। और उन्हें लोगों को समझाया क्या, सुनिए। जैसे आप मान लीजिए 2 चीज को हम मिलाएंगे तो एक तीसरी चीज प्राप्त होती है। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिलाएंगे तो H2O यानी हमें पानी प्राप्त होगा। उसी तरह इस स्केच को मिलाएंगे ये पूरा सिस्टम हमें प्राप्त होगा। यदि हम चावल और दाल को मिलाते हैं हमें चावल दाल प्राप्त होगा। क्या कभी ऐसा संभव है कि हमने चावल और दाल को मिलाया और कुछ नहीं बचा हो? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। सोचिए, क्या कभी ऐसा संभव है 2 चीजों को हमने मिलाया और कुछ नहीं बचा हो? आंसर है संभव है। और वो चीजें संभव मैथमेटिक्स में है। मैथमेटिक्स में यदि हम प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को आपस में मिलाते हैं, मिलाने का मतलब जोड़ना, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को जोड़ेंगे तो हमें क्या बचेगा, 0। 0 का मतलब कुछ नहीं। तो 2 चीजों को मिलाने पर हमारे पास कुछ नहीं बचता है, ये संभव है। लेकिन कहां, मैथमेटिकल साइंस में। मेटीरियल साइंस पदार्थ विज्ञान में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा संभव है कि 2 चीज को मिलाने पर हमें कुछ ना बचे। और वो मैथमेटिक्स में भी तब संभव है जब एक प्लस और दूसरा माइनस और दोनों का जो संख्या, दोनों संख्या वो बराबर होनी चाहिए। तो मैथमेटिक्स में ऐसा संभव है कि 2 चीज को हम मिलाए तो हमें कुछ ना बचे, 0 बचे। और वो तब जब एक प्लस और दूसरा माइनस। अब जॉन ने क्या किया, जॉन फ्रैंकलिन ने पूरी दुनिया को समझाया। देखिए ये हमने 2 वस्तु लिया, एक ग्लास का रॉड और एक प्लास्टिक का रॉड, दोनों को आपस में हमने ऐसे घर्षित किया, दोनों चार्ज हो गया। अब जब दोनों चार्ज हो गया, इसको हम कागज के टुकड़े के पास ले जा रहे हैं, ये कागज के टुकड़े को खींच रहा है, इसको कागज के टुकड़े के पास ले जा रहे हैं, ये भी कागज के टुकड़े को खींच रहा है। यानी दोनों 10-10 ताकत से कागज के टुकड़े को खींच रहा है। ये भी 10 ताकत से कागज के टुकड़े को खींच रहा है, ये भी 10 ताकत से कागज के टुकड़े को खींच रहा है। अब हमने क्या किया, दोनों को आपस में मिला दिया। जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो अब मिला दिया हमने, अब इसको कागज के टुकड़े के पास ले जाते। ये देखिए हमने दोनों को आपस में मिला दिया, ये ग्लास और ये प्लास्टिक। फिर सुनिए मैं बता रहा हूं, हमने घर्षित किया ग्लास और प्लास्टिक को,
इसके पास ताकत आ गई खींचने की, इसके पास भी खींचने की ताकत आ गई, ये भी कागज को 10 ताकत से खींच रहा है, ये भी कागज को 10 ताकत से खींच रहा है। अब दोनों को हमने इकट्ठा मिला दिया, इकट्ठा मिलाकर इसको कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पे ले जाते हैं। तो अलग अलग दोनों 10-10 ताकत से खींच रहा है, जब दोनों को मिलाए तो इसकी ताकत क्या हो जानी चाहिए, डबल हो जानी चाहिए। यानी अब ये कागज के टुकड़े को कितना ताकत से खींचेगा, 20 ताकत से खींचेगा। लेकिन हम अपनी प्रयोगशाला में क्या देखते हैं कि अब कागज के टुकड़े को खींचता ही नहीं है, इसकी ताकत 0 हो जाती है। यानी अलग अलग खींच रहा था 10-10 ताकत से, जब हमने मिलाया दोनों को तो ये कागज के टुकड़े को खींच ही नहीं रहा है, इसकी ताकत 0 हो गई। इसका क्या मतलब, 0 क्यों हुआ? और ये कब संभव है? दो चीजों को मिलाने से 0 कब होता है, जब एक प्लस हो और दूसरा माइनस। इसका मतलब जब आपने घर्षित क्या था तो एक पर प्लस चार्ज आया और एक पर माइनस आया होगा, इसलिए प्लस माइनस को जब हमने मिलाया तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और टोटल ताकत क्या हो गया, 0 हो गया। तो याद रखिएगा, चार्ज का नाम बताइए, प्लस और माइनस से ज्यादा वेक्टर कुछ हो सकता था? नहीं हो सकता था। आप ही सोचिए, यदि एक का नाम प्लस और एक का नाम एक का नाम प्लस और एक का नाम माइनस नहीं रखेंगे तो चार्ज का ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिलाने से ताकत 0 हो रही है और ये तभी संभव है जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। इसलिए जॉन फ्रैंकलिन ने एक चार्ज का नाम प्लस और एक चार्ज का नाम माइनस रखा। मान लीजिए वो रख देता, एक का नाम जॉन चार्ज रख देता, एक का नाम फ्रैंकलिन चार्ज रख देता। अभी बताइए, जॉन फ्रैंकलिन को मिलाते तो क्या बनता, 0 बनता? नहीं, जॉन फ्रैंकलिन बन जाता। जबकि चार्ज के गुण के आधार पर क्या होना चाहिए, 0, और ये तभी संभव है जब एक प्लस और एक माइनस। तो आपसे पूछे कोई, चार्ज का नाम प्लस और माइनस क्यों रखा गया, तो आप बोलिए, जब दो वस्तु को आपस में घर्षित किया जाता है तो दोनों अलग अलग ताकत से कागज के टुकड़े को या किसी छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। जब दोनों को एक साथ लाया जाता है तो इसकी ताकत 0 हो जाती है, और यह तभी संभव है जब एक प्लस और एक माइनस हो। इसलिए चार्ज का नाम, एक का नाम प्लस और दूसरे का नाम माइनस रखा गया है। सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाई द चार्जेस आर मेट एज अ पॉजिटिव एज अ नेगेटिव। सो आंसर विल बी दैट the charges are named as a positive as a negative because mathematical calculation, when rubbed two materials, then both material has got a power to attract any material separately. When we bring together both material, now its power becomes 0, and it is only possible then one is positive and one is negative. That's why the charges are named as a positive as a negative. ये चार्ज का नाम प्लस और माइनस क्यों रखा गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। सुनिए, हमने क्या क्या पढ़ा, ये एनसीईआरटी में आपको दिया गया, पहला दूसरा पेज में जाकर देख लीजिएगा। सुनिए, हमने क्या पढ़ा, 4 चीजें पढ़ा, 5 चीजें पढ़ा। भी चार्ज 2 प्रकार का होता है, मजबूरन हमें बनाना पड़ा। चार्ज आकर्षण या विकर्षण दोनों कर सकता है। तीसरा चीज कि समान चार्ज रहेगा तो आकर्षण और अलग अलग चार्ज रहेगा तो विकर्षण। जैसे मान लीजिए चार्ज 2 प्रकार का है, प्लस और माइनस। अब यदि हम प्लस को प्लस के नजदीक रखेंगे तो क्या होगा, विकर्षण, ये एक दूसरे को धक्का देगा क्योंकि समान चार्ज है। हमने देखा ऐसा एक्सपेरिमेंट में, ये माइनस माइनस को एक दूसरे के नजदीक रखेंगे तो एक दूसरे को धक्का देगा। लेकिन यदि हम प्लस और माइनस को एक दूसरे के नजदीक रखेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो प्लस प्लस के बीच विकर्षण, माइनस माइनस के बीच विकर्षण और प्लस माइनस के बीच आकर्षण होगा। ये हमने नहीं बनाया है, चार्ज के गुणों के आधार पर हमने ऐसा नियम बनाया है फिजिक्स में। याद रखिएगा, चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, चार्ज आकर्षण या विकर्षण दोनों कर सकता है। समान चार्ज विकर्षण, विपरीत चार्ज आकर्षण। चार्ज का नाम प्लस और माइनस क्यों रखा गया, उसके गुण के आधार पर रखा गया, क्योंकि जब 2 वस्तु को घर्षित करते हैं तो दोनों तो अलग अलग वस्तु को खींचता है, लेकिन जब साथ लाते हैं तो इसकी ताकत 0 हो जाती है, और यही तभी संभव है जब एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस चार्ज आया होगा। तो ये याद रखिएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हमने क्या क्या, एक ग्लास का रॉड लिया और एक प्लास्टिक का रॉड लिया और दोनों को आपस में हमने रब किया। तो एक चीज क्लियर है,
एक पर प्लस आया होगा और दूसरे पर माइनस आया होगा। ये क्लियर है एक्सपेरिमेंट से। ओके, कैसे क्लियर है? जब हम घर्षित करते हैं दोनों के पास ताकत आया, दोनों को मिलाए, इसका ताकत क्या हो गया? 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? इसका मतलब एक पर प्लस आया होगा और एक पर माइनस आया होगा। और दूसरी चीज, एक पर जितना प्लस आया होगा दूसरे पर उतना ही माइनस आया होगा, तभी तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके 0 हो जाता है ना। तो घर्षित करने में दो चीजें आपको याद रखनी है। दो चीजें क्या होती है? जब दो वस्तु को आपस में घर्षित किया जाता है तो एक पर उतना ही प्लस चार्ज आता है जितना कि दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आता है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है, बिहार बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, लॉजिकल क्वेश्चन, तर्कसंगत क्वेश्चन, कि घर्षण विधि से आप क्या समझते हैं। तो आप बोलिएगा, जब दो उदासीन वस्तु को आपस में, उदासीन वस्तु का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, जब दो उदासीन वस्तु को आपस में घर्षित किया जाता है तो एक वस्तु पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है जितना दूसरे वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे मैंने बोला, ये देखिए, इस दोनों वस्तु को हमने घर्षित किया, इस पर 10 प्लस चार्ज आया, बताइए इस पर कितना आएगा? -10 चार्ज आया होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा, निगेटिव 10 चार्ज आया होगा। तो ये चीज क्लियर हो गया, घर्षित करने पर एक पर जितना प्लस आएगा दूसरे पर उतना ही माइनस आएगा। लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि किस पर प्लस आएगा और किस पर माइनस आएगा? ग्लास पर प्लस आएगा या प्लास्टिक पर प्लस आएगा? अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? इतना तो श्योर है कि घर्षित करेंगे एक पर प्लस आएगा एक पर माइनस आएगा, जितना प्लस आएगा उतना ही माइनस आएगा। लेकिन किस पर प्लस आएगा किस पर माइनस आएगा ये कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि चार्ज तो हमें दिखता नहीं है, तो ये डिसाइड कैसे करेंगे? तो आंसर है, इसके लिए फिजिक्स में एक नियम बनाया गया, एक सीरीज बनाया गया जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज कहते हैं। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज की सहायता से हम पता कर लेते हैं कि किस वस्तु पर पॉजिटिव आएगा और किस वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आएगा घर्षित करने पर। मैं वो सीरीज लिख रहा हूं, आप भी नोट कर लीजिए। आप भी लिखते चलिए सीरीज, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में कुछ पदार्थ का सीरीज बनाया गया। पहला रखा गया था ग्लास को, इसमें कांच को। दूसरा फ्लेनल, ये जूता को पॉलिश करने वाला चीज पदार्थ होता है। उसके बाद उल, जिसको आप ये ऊन कहते हैं। उसके बाद सिल्क, जिसको आप रेशम कहते हैं। उसके बाद आप मेटल, जिसको धातु कहते हैं, हार्ड मेटल। उसके बाद रबर, हार्ड रबर। उसके बाद इसमें वैक्स को रखा गया। उसके बाद प्लास्टिक को, सल्फर वगैरह। ये एक सीरीज बनाया गया फिजिक्स में। इस सीरीज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज कहते हैं। अब इस सीरीज में नियम क्या बनाएगा कि इन सभी पदार्थ में आप किसी दो पदार्थ को आपस में घर्षित कीजिए, तो सीरीज में जो पदार्थ ऊपर होगा उस पर प्लस चार्ज और जो पदार्थ सीरीज में नीचे होगा उस पर माइनस चार्ज आएगा। जैसे हमने ग्लास को, ये देखिए ऊल, फिर सुनिए, ग्लास का मतलब कांच, फ्लेनल एक पदार्थ होता है जूता पॉलिश करने वाला, एक होता है ऊल जिसको ऊन कहते हैं, सिल्क रेशम, मेटल धातु, रबर, वैक्स मोम, प्लास्टिक प्लास्टिक। अब हमने ग्लास को ऊल से घर्षित किया, बताइए किस पर प्लस आएगा? आंसर है जो सीरीज में ऊपर है उस पर प्लस, जो नीचे है उसमें माइनस। देखिए ग्लास और ऊल में कौन ऊपर है? ग्लास, तो ग्लास पर क्या आएगा? प्लस आएगा। और ऊल पर क्या आएगा? माइनस आएगा। समझ आ रहा है? फिर आपको बोला जाए यदि ऊल और रबर को घर्षित किया जाएगा तो किस पर प्लस आएगा और किस पर माइनस आएगा? तो हम सीरीज में देखेंगे कौन ऊपर है, तो ऊल और रबर में कौन ऊपर है? ऊल, तो जो ऊपर है उस पर प्लस आएगा और जो नीचे है उस पर क्या आएगा? माइनस, तो रबर पर माइनस आएगा। अब आप मुझे बताइए, ऊल पर प्लस चार्ज आएगा या माइनस चार्ज आएगा? तो आंसर है हम नहीं बोल सकते हैं। मैं बोलूंगा ये ऊल है, ऊन, इसको घर्षित करने पर प्लस चार्ज आएगा या माइनस आएगा? तो
तो हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमारा रिस्पेक्टिव पदार्थ नहीं दे देता है कि किसके साथ घर्षित किया जाएगा। तो ऊल को घर्षित करने पर उस पर क्या आएगा, प्लस या माइनस, तो इसका कोई जवाब नहीं होगा। हाँ, अब ये पूछ दें कि ऊल को गलास से घर्षित करने पर ऊल पर क्या आएगा, तो देखेंगे ऊल और गलास में कौन ऊपर है, गलास ऊपर है तो इसलिए पॉजिटिव, ऊल नीचे इसलिए नेगेटिव। उसके बाद यदि हम फ्लेनल को प्लास्टिक से घर्षित करते हैं तो किस पर प्लस आएगा, फ्लेनल पर, क्योंकि फ्लेनल ऊपर है और प्लास्टिक नीचे है। उसी तरह यदि हम सिल्क को वैक्स से करते हैं तो सिल्क पर प्लस, क्योंकि सिल्क ऊपर है वैक्स नीचे, इसलिए वैक्स पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो समझ आ गया। लेकिन एक चीज इसमें देखिए, गलास सबसे ऊपर है, गलास को किसी से भी घर्षित करेंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज ही आएगा, क्योंकि ये सीरीज में सबसे ऊपर है। तो ये नियम याद रखिएगा, सीरीज आप लिख लीजिए, ये सीरीज है, इसमें से किसी दो पदार्थ को हम रब करेंगे तो सीरीज में जो ऊपर होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो नीचे होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब एक लड़का ने हमसे सवाल किया था कि सर ये पेपर है, ये पेपर है, इसको यदि हम गलास के साथ घर्षित करेंगे पर इस पर कौन सा चार्ज आएगा। तो आप सोचिए, तो हमने बोला कि दोनों को घर्षित करो, सीरीज में जो ऊपर होगा उस पर प्लस आएगा, जो नीचे होगा उस पर माइनस आएगा। तो सीरीज में तो हमारा पेपर है ही नहीं, केवल गलास है, तो सिंपल सी बात है, गलास सबसे ऊपर है तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, और पेपर पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन आपसे ये पूछ दिया जाए कि यदि इस पेपर को हम ये सिल्क से घर्षित करेंगे, ये देखिए ये हमारा सिल्क है और एक पेपर है, तो किस पर प्लस आएगा और किस पर माइनस आएगा, तो सीरीज में जो ऊपर होगा उस पर प्लस, जो नीचे होगा इस पर माइनस आएगा। अब देखिए सिल्क तो है लेकिन इस सीरीज में पेपर नहीं है। अब हम कैसे पता करेंगे कि सिल्क पर कौन सा चार्ज आएगा और पेपर पर कौन सा चार्ज आएगा। तो सिंपल सी बात है, पहले हम क्या करेंगे, सिल्क को गलास से घर्षित कर देंगे। देखिए ये हमारे पास सिल्क है, SIL के सिल्क, और ये हमारा गलास है, गलास। अब सिल्क और गलास को घर्षित करेंगे तो बताइए, इसमें तो हमें पता है सिल्क नीचे है, ये देख गलास और सिल्क में सिल्क नीचे है इसलिए सिल्क पर माइनस और गलास पर क्या आएगा, प्लस आएगा। इतना हमने कर लिया। अब इस सिल्क को हम किसके पास लेकर जाएंगे, ये दोनों को हमने घर्षित किया, ये एक जोड़ा हो गया, ठीक। फिर से सुनिए, हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है कि सिल्क और पेपर को घर्षित करेंगे, किस पर प्लस होगा और किस पर माइनस होगा। तो जो ऊपर होगा उस पर प्लस, जो नीचे होगा उस पर माइनस। लेकिन प्रॉब्लम आ गई कि पेपर इस सीरीज में है ही नहीं। तो उससे पहले हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, ये एक सिल्क है और ये गलास है, सिल्क को हमने घर्षित किया गलास से, तो श्योर है सिल्क पर माइनस और गलास पर प्लस आया होगा। अब हमने क्या किया, यहां भी सिल्क को किससे घर्षित किया, गलास से घर्षित, सॉरी पेपर से घर्षित किया, इस सिल्क को इस पेपर से घर्षित किया। अब किस पर प्लस आया और किस पर माइनस आया ये हमें पता नहीं है, यहां पर किस पर प्लस आया और किस पर माइनस आया ये हमें पता नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक पीस उठाते हैं, ये सिल्क का ही उठा लेते हैं। अब इस सिल्क को उठाकर हमने यहां लाया, ये देखिए इस सिल्क को, और इस पर हमें पता है इस सिल्क पर क्या है, माइनस। या इसको उठाकर, इस सिल्क को उठाकर हमने पेपर के नजदीक ले गया, ये हमको पता है पहले इस सिल्क पर माइनस है, तो ये माइनस। अब इस सिल्क ने क्या किया, इसके पास माइनस है और पेपर को ऑलरेडी हम इससे घर्षित किए होंगे, तो पेपर पे भी कोई चार्ज होगा। अब मान लीजिए इस सिल्क ने इस पेपर को अपनी ओर खींच लिया, तो श्योर पेपर पर क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। क्यों, क्योंकि सिल्क पास माइनस है और इन्होंने इस पेपर को खींचा, इसका मतलब पेपर के पास क्या रहा होगा, पॉजिटिव। यदि नहीं खींचता, ये सिल्क इस पेपर को धक्का दे देता, इसका मतलब इस पेपर पर क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। समझ आ गया होगा, नहीं समझे फिर से एक बार समझ लीजिए। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हमें दो चीज को, एक हमारा मेटल
मेटल और एक पेपर ले लेते हैं। इस धातु को पेपर से घर्षित करने पर किस पर प्लस आएगा और किस पर माइनस आएगा, तो हमें नहीं पता है। हमने क्या किया, दोनों को घर्षित कर दिया। घर्षित कर दिया, इस पर क्या आया हमें नहीं पता है, इस पर क्या आया हमें नहीं पता है, दोनों में क्वेश्चन मार्क है। अब हमने क्या किया, मेटल को, इस मेटल को गलास से घर्षित कर दिया। ये देख, जब मेटल को गलास से करेंगे तो मेटल पर क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब इस मेटल को हमने क्या किया, यहां से उठाया और यहां पर लाया पेपर के नजदीक। देखिए इस मेटल के पास ऑलरेडी चार्ज है, कौन सा, नेगेटिव। अब इस मेटल ने क्या किया, इस पेपर को धक्का दे दिया। अब सोचिए इसके पास नेगेटिव है और पेपर के पास भी चार्ज है, लेकिन हमें नहीं पता है कौन सा चार्ज है। जब हमने मेटल को यहां लाया, इन्होंने पेपर को धक्का दिया, तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव किसको धक्का देगा, नेगेटिव को। इसका मतलब पेपर के पास कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो यहां से क्लियर हो गया, पेपर के पास नेगेटिव आया तो मेटल के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टडी करेंगे, जहां से विद्युत आवेश का मुख्य बिंदु स्टार्ट होता है, उसको हम लेक्चर 5 में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।